बहुत समय पहले की बात है। चारों तरफ हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ एक सुंदर गांव था, जिसका नाम था सुंदरपुर। सुंदरपुर के लोग बहुत मेहनती थे। गांव के ज्यादातर लोग खेती करके अपना जीवन चलाते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही किसान अपने खेतों की ओर निकल जाते और शाम को सूरज ढलने के बाद थके हारे अपने घर लौटते। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी गांव के किसानों की जिंदगी आसान नहीं थी, क्योंकि गांव की ज्यादातर जमीन एक अमीर और लालची जमींदार रघुवीर सिंह के कब्जे में थी। रघुवीर सिंह किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देता था, लेकिन उसकी शर्तें ऐसी होती थीं कि किसान साल भर मेहनत करने के बाद भी अपनी जरूरत भर का अनाज नहीं बचा पाते थे। उसी गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिया के पास अपनी जमीन नहीं थी। वो हर साल रघुवीर सिंह से जमीन ठेके पर लेकर खेती करता था। हरिया की पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका था। अब उसके परिवार में सिर्फ उसकी बेटी चंपा थी। चंपा बहुत समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। हरिया ने अपनी गरीबी के बावजूद उसे शहर में पढ़ने भेजा था। 5 साल बाद, कई साल शहर में पढ़ाई करने के बाद एक दिन चंपा वापस अपने गांव लौट आई। वो जैसे ही अपने घर पहुंची, उसने देखा कि उसके पिता खेत से लौट रहे थे। उनके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। अरे चंपा, मेरी बेटी वापस आ गई। पिताजी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। तू बता, तेरी पढ़ाई कैसी रही? बहुत अच्छी रही पिताजी, लेकिन अब मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहूंगी। बेटी, तू आ गई है तो अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चंपा ने अपने पिता को गौर से देखा। उनके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन आंखों में परेशानी भी साफ दिखाई दे रही थी। पिताजी, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं क्या? नहीं तो बेटी। फिर आपकी आंखों में इतनी चिंता क्यों है? हरिया कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं बेटी, गरीब किसान की जिंदगी ही ऐसी होती है। लेकिन हुआ क्या है? इस साल भी फसल अच्छी हुई थी, लेकिन जमींदार रघुवीर सिंह ने अपनी शर्त के अनुसार इतना अनाज ले लिया कि हमारे घर के लिए बहुत कम बचा। चंपा हैरान हो गई। लेकिन पिताजी, आप तो दिन रात खेत में मेहनत करते हैं। हाँ बेटी, मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन जमीन हमारी नहीं है। तो क्या गांव के बाकी किसानों की भी यही हालत है? हाँ, लगभग हर किसान रघुवीर सिंह की जमीन पर खेती करता है। अगली सुबह चंपा गांव में घूमने निकली। उसने देखा कि एक किसान अपने घर के बाहर बैठा परेशान हो रहा था। चंपा उसके पास गई। काका, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों बैठे? क्या बताऊं बेटी, इस साल फसल कम हुई, घर में बच्चों के लिए अनाज भी नहीं बचा और जमींदार अपना हिस्सा पूरा मांग रहा है। चंपा को बहुत दुख हुआ। आगे जाकर उसने एक बूढ़ी महिला को देखा। उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा था। हैं मां जी, घर में खाना नहीं बना? बेटी, अनाज खत्म हो गया है। कल से घर में ठीक से खाना नहीं बना। चंपा का मन दुखी हो गया। वो तुरंत अपने घर वापस आई। पिताजी, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हरिया ने मायूसी से कहा, हम गरीब लोग हैं बेटी, हमारे पास न जमीन है, न पैसा और न कोई ताकत। चंपा कुछ देर सोचती रही, फिर उसकी आंखों में आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। पिताजी, ताकत सिर्फ पैसे और जमीन से नहीं होती। तो किससे होती है? अक्ल से। जमींदार से उलझेगी? अब मैं रघुवीर सिंह की जमीन ठेके पर लूंगी। तू जमींदार से उलझेगी, लेकिन वो बहुत चालाक है। मैं उलझने नहीं जा रही पिताजी, मैं उसकी शर्तें समझने जा रही हूँ। तो इस बार उसकी चालाकी का सामना मेरी समझदारी से होगा। उधर गांव के दूसरे हिस्से में रघुवीर सिंह अपनी बड़ी हवेली में बैठा हुआ था। उसका नौकर मंगला उसके पास खड़ा था। मंगला देख रहा है ये सारे अनाज के बोरे, इनमें से ज्यादातर अनाज किसानों की मेहनत का है। जी मालिक, किसान मेहनत करते हैं और फायदा आपको मिलता है। यही तो मेरी समझदारी है। जमीन मेरी है, शर्त मेरी है, इसलिए फायदा भी मेरा होना चाहिए। मालिक, गांव में कोई भी आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। गरीब आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी मजबूरी होती है। जब उसके पास अपनी जमीन नहीं होती तो वो मेरी हर शर्त मानने को मजबूर होता है। दोनों हंसने लगे। तभी हवेली के बाहर से आवाज आई, राम राम मालिक। अरे, ये तो हरिया की बेटी चंपा है। चंपा अंदर आई। कहो लड़की, यहाँ कैसे आना हुआ? मालिक, मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए।
तुम खेती करोगी? तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो, शहर में पढ़कर आई हो। खेत की मिट्टी में काम करना तुम्हारे बस की बात नहीं। मालिक, पढ़ाई करने से इंसान अपने गांव और अपनी मिट्टी को नहीं भूलता। मैं किसान की बेटी हूँ। खेती करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं। रघुवीर कुछ देर उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें ज़मीन ठेके पर दे दूंगा। धन्यवाद मालिक। रुको, ज़मीन इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। मेरी कुछ शर्तें हैं। बताइए मालिक, आपकी क्या शर्त है? मेरी शर्त ऐसी है कि सुनकर शायद तुम ज़मीन लेने से ही मना कर दोगी। पहले शर्त बताइए मालिक, फैसला मैं करूंगी। रघुवीर सिंह के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। सुनो चंपा, मैं तुम्हें अपनी ज़मीन ठेके पर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त बहुत साफ है। तुम्हें उसे मानना ही होगा। तुम मेरी ज़मीन पर जो भी फसल उगाओगी, उसमें से आधी फसल तुम्हारी होगी और आधी मेरी। फसल का ऊपर वाला हिस्सा मेरा होगा और नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा होगा। मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ठीक है, फिर कल से ज़मीन पर काम शुरू कर देना। चंपा वहां से चली गई। रघुवीर सिंह ने मंगला की तरफ देखकर जोर से हंसना शुरू कर दिया। देखा मंगला, शहर से पढ़कर आई है, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त भी नहीं समझ पाई। मालिक, इस बार तो पूरा फायदा आपका ही होगा। कुछ दिनों बाद देखना, इसकी सारी मेहनत मेरे गोदाम में होगी। चंपा घर पहुंची तो उसके पिता हरिया उसका इंतजार कर रहे थे। बेटी, क्या हुआ? जमीन मिली और उसने क्या शर्त रखी? हाँ पिताजी, पिताजी उसने कहा है कि फसल का ऊपर वाला हिस्सा उसका होगा और नीचे वाला हिस्सा हमारा। हरिया चिंतित हो गया। अब क्या होगा बेटी? अगर हम गेहूं लगाएंगे तो ऊपर की बालियां तो वो ले जाएगा। इसलिए हम गेहूं नहीं लगाएंगे, तो फिर क्या लगाएंगे? मूंगफली। अच्छा, अब मैं समझा। हरिया कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जमींदार ने ऊपर का हिस्सा अपने लिए मांगा है। मूंगफली जमीन के ऊपर पौधे के रूप में दिखाई देती है, लेकिन असली फसल तो नीचे होती है। बेटी, तू सच में बहुत समझदार हो गई है। पिताजी, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे। हम सिर्फ उसकी अपनी शर्त के अनुसार खेती करेंगे। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही चंपा और हरिया खेत में पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले जमीन की अच्छी तरह जुताई की, फिर मिट्टी को भुरभुरा किया। चंपा ने मूंगफली के अच्छे बीज चुने। बेटी, इतने अच्छे बीज कहाँ से लाएं? शहर में पढ़ाई के दौरान मैंने खेती के बारे में भी बहुत कुछ सीखा है। अच्छी फसल के लिए अच्छा बीज और सही समय पर पानी बहुत ज़रूरी है। दोनों ने खेत में बीज बो दिए। दिन बीतने लगे। चंपा रोज सुबह खेत में जाती। कभी वो पौधों में पानी देती, कभी खेत से घास निकालती, कभी मिट्टी को ठीक करती। हरिया भी उसके साथ दिन रात मेहनत करता। एक दिन हरिया ने थक कर कहा, बेटी, थोड़ा आराम कर ले। अभी नहीं पिताजी, फसल हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम मेहनत करेंगे तभी अच्छी पैदावार होगी। कई महीने बीत गए। मूंगफली की फसल पूरी तरह तैयार हो गई। खेत में चारों तरफ हरे पौधे दिखाई दे रहे थे। चंपा ने मिट्टी को देखकर समझ लिया कि अब फसल निकालने का सही समय आ गया है। पिताजी, अब मूंगफली निकालने का समय आ गया है। बेटी, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ पिताजी, हमारी मेहनत रंग लाई है। दोनों फसल निकालने लगे। जैसे जैसे पौधे जमीन से बाहर आते, उनकी जड़ों में लगी मूंगफली देखकर दोनों के चेहरे पर खुशी आ जाती। बेटी, अगर ये सारी फसल हमारी होती तो हमारा घर कई महीनों तक चल जाता। पिताजी, इस बार फसल हमारी ही होगी। कुछ ही देर में रघुवीर सिंह अपने नौकर मंगला के साथ खेत में पहुंच गया। रघुवीर ने खेत की तरफ देखा। वाह, फसल तो बहुत अच्छी हुई है। जी मालिक, इस बार तो गोदाम भर जाएगा। रघुवीर सिंह ने चंपा की तरफ। क्यों चंपा, मेरी शर्त याद है ना? जी मालिक, मुझे पूरी तरह याद है। ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। चलो, ऊपर के सारे पौधे काटकर मेरे गोदाम में पहुंचाओ। अब देखता हूँ ये लड़की अपने हिस्से में क्या लेकर जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब मजदूरों ने पौधे खींचे तो जमीन के अंदर से मूंगफली निकलने लगी। ये क्या है? ये सारी मूंगफली नीचे कैसे? लेकिन आपने खुद कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे का मेरा।
भाइयों, आप लोग नीचे की मूंगफली निकालने में मेरी मदद कर दीजिए। मजदूरों ने जमीन खोदनी शुरू कर दी। एक एक करके सारी मूंगफली बाहर आने लगी। चेहरे पर खुशी थी। रघुवीर सिंह गुस्से में खड़ा सब देख रहा। चंपा, तुमने मेरे साथ चालाकी की है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत होशियार हो? नहीं मालिक, मैं बस इतना जानती हूँ कि किसी भी शर्त को मानने से पहले उसे समझना जरूरी है। रघुवीर सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। चंपा ने अपने पिता के साथ सारी मूंगफली घर पहुंचाई। गांव के कुछ किसान दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरों पर पहली बार खुशी दिखाई दे रही थी। अगर चंपा ऐसे ही जमींदार की चालों का जवाब देती रही तो शायद एक दिन हमारे गांव के किसानों की हालत भी बदल जाएगी। लेकिन रघुवीर सिंह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। एक लड़की ने मुझे सबके सामने हरा दिया। मालिक, अगली बार आप ऐसी शर्त रखिए कि उसे कोई रास्ता ही न मिले। हाँ, अब की बार मैं ऐसी शर्त रखूंगा कि चाहे वो कोई भी फसल लगाए, फायदा मेरा ही होगा। मालिक, इस बार क्या शर्त रखेंगे? इस बार फसल का नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा और ऊपर वाला हिस्सा उसका होगा। इस बार मैं खुद फसल चुनने की कोशिश करूंगा, लेकिन शर्त में यह नहीं कहूंगा कि वो कौन सी फसल लगाएगी। लेकिन मालिक, अगर उसने ऐसी फसल लगा दी जिसका असली हिस्सा ऊपर हो तो? अब देखता हूँ वो पढ़ी लिखी लड़की मेरी चाल से कैसे बचती है। मालिक, अब की बार तो आप जरूर जीतेंगे। कुछ दिन बाद अगली फसल बोने का समय आ गया। चंपा अपने पिता के साथ जमींदार की हवेली पहुंची। रघुवीर सिंह पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। आओ चंपा, मुझे पता था कि तुम फिर जमीन लेने जरूर आओगी। जी मालिक, खेती का मौसम है, जमीन मिलेगी तो खेती तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, जमीन मिल जाएगी। पिछली बार तुमने मेरी शर्त का फायदा उठाया था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपकी क्या शर्त है? इस बार फसल का नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा और ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा। बस इतनी सी बात? रघुवीर सिंह को लगा कि शायद चंपा डर गई है। जी मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। रघुवीर सिंह मन ही मन बहुत खुश हुआ। ठीक है, फिर कल से खेत में काम शुरू कर देना। चंपा ने प्रणाम किया और अपने वहां से निकल गई। अब की बार देखना इसकी चालाकी कहाँ जाती है। बेटी, इस बार क्या शर्त रखी? पिताजी, इस बार जमींदार ने कहा है कि नीचे का हिस्सा उसका और ऊपर का हिस्सा हमारा होगा। तो अब क्या करेंगे? पिताजी, इस बार हम ऐसी फसल लगाएंगे जिसका असली हिस्सा ऊपर होता है। गेहूं लगाएंगे हम। बिल्कुल सही। गेहूं की बालियां तो ऊपर होती हैं, मतलब जमींदार को इस बार सिर्फ जड़ मिलेगी। शर्त उसकी है पिताजी, हम तो सिर्फ उसका पालन करेंगे। अब की बार तो जमींदार को और भी बड़ा झटका लगेगा। अगले दिन चंपा और हरिया खेत में पहुंच गए। उन्होंने खेत की अच्छी तरह जुताई की, मिट्टी को बराबर किया। फिर चंपा ने गेहूं के बीज खेत में बो दिए। हरिया रोज खेत में मेहनत करता। चंपा भी सुबह से शाम तक उसके साथ लगी रहती। कुछ दिनों बाद गेहूं के छोटे छोटे पौधे खेत में दिखाई देने लगे। धीरे धीरे वे बड़े होने लगे। कुछ सप्ताह बाद पूरा खेत हरे रंग की चादर जैसा दिखाई देने लगा। गांव के किसान भी खेत को देखकर हैरान। चंपा की फसल तो बहुत अच्छी हो रही है। काश हम भी ऐसी खेती करना सीख पाते। खेती सिर्फ मेहनत से नहीं, सही जानकारी से भी अच्छी होती है। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको भी जो कुछ सीखा है वो बताऊंगी। किसानों के चेहरों पर उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। कुछ महीनों बाद रघुवीर सिंह का नौकर मंगला खेतों की तरफ गया। उसने दूर से चंपा के खेत को देखा तो उसके होश उड़ गए। फसल पूरी तरह तैयार हो गई थी। ओ काटने की लायक हुई थी। उसने तू जाकर अपने मालिक को बुलाकर लाया। ऊपर का हिस्सा चाहे उसका हो, लेकिन असली फसल तो जमीन से ही पैदा होती है। नीचे मेरा हिस्सा होगा तो आखिर मुझे भी फायदा होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जमींदार की ये खुशी कुछ ही देर में गायब होने वाली थी। प्रणाम मालिक। कहो चंपा, इस बार तो फसल अच्छी हुई है। जी मालिक, हमने बहुत मेहनत की है। मेहनत की होगी, लेकिन जमीन मेरी है। चलो अब मेरी फसल निकालो। जी मालिक, आपकी फसल तैयार है। मजदूरों ने गेहूं के पौधों को नीचे से काटना शुरू किया। कुछ ही देर में गेहूं की बालियां और दाने अलग कर दिए गए। रघुवीर सिंह ने तुरंत कहा, सारी बालियां और गेहूं मेरे गोदाम में भेजो। लेकिन मालिक, आपने तो नीचे का हिस्सा अपना कहा था मालिक।
गेहूं की बालियां तो ऊपर हैं। रघुवीर ने ऊपर देखा। वो समझ गया कि इस बार भी चंपा ने उसे उसकी ही शर्त में फंसा दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुमने फिर चाल चली। नहीं मालिक, इस बार भी मैंने आपकी शर्त मानी है। लेकिन पूरी फसल तो ऊपर है। जी, इसलिए ऊपर का हिस्सा मेरा है। रघुवीर गुस्से से वहां से जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने चंपा से कहा, ये जीत आखिरी नहीं है। अगली बार मैं ऐसी शर्त रखूंगा कि तुम चाहकर भी मुझे नहीं हरा पाओगी। मालिक, शर्त चाहे जितनी कठिन हो, अगर उसमें न्याय नहीं होगा तो उसका जवाब जरूर मिलेगा। रघुवीर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। और चंपा अपना पूरा अनाज लेकर घर चली गई। अगले दिन ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग उसके घर पे आ गए। बेटी, तुमने हमें उम्मीद दी है। हम सालों से जमींदार की शर्तों से डरते थे। अब हमें लगता है कि अगर हम समझदारी से काम करें तो अपना हक मांग सकते हैं। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपने हक और मेहनत की सही कीमत समझनी है। मेरी बेटी बिल्कुल सही कहती है। गरीब होना कमज़ोरी नहीं है। अगर इंसान ईमानदार और समझदार हो तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकता है। लेकिन उसी समय हवेली में रघुवीर सिंह एक नई और भी खतरनाक शर्त सोच रहा था। वह कितनी भी होशियार हो, इस बार उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। मालिक, इस बार क्या करने वाले हैं? अगली बार मेरी शर्त होगी, फसल का ऊपर वाला हिस्सा भी मेरा, नीचे वाला हिस्सा भी मेरा और बीच वाला हिस्सा भी मेरा। लेकिन मालिक, फिर चंपा को क्या मिलेगा? यही तो बात है मंगला, इस बार उसे कुछ नहीं मिलेगा। रघुवीर सिंह को लग रहा था कि अब उसने ऐसी शर्त खोज ली है जिससे चंपा का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगली बार चंपा ऐसी चाल चलने वाली थी जिससे सिर्फ जमींदार ही नहीं, पूरा गांव हैरान रह जाने वाला था। अगले दिन सुबह चंपा फिर से रघुवीर सिंह की हवेली अपने पिताजी के साथ पहुंच गई। आओ चंपा, आखिर तुम फिर आ ही गई। तुम्हें फिर मेरी जमीन चाहिए, ठीक है, इस बार जमीन मिल जाएगी। जी मालिक, खेती का समय है। और शर्त? इस बार मेरी शर्त ध्यान से सुनना, जो भी फसल तुम खेत में उगाओगी उसका ऊपर वाला हिस्सा मेरा होगा, नीचे वाला हिस्सा भी मेरा होगा और बीच वाला हिस्सा भी मेरा होगा। अब बोलो, क्या तुम मेरी शर्त मानती हो? चंपा कुछ क्षण चुप रही। हरिया ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उसे भी इस बार चिंता हो रही थी। फिर चंपा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जी, मुझे मंजूर है। तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या मान लिया है? जी मालिक, मुझे पूरी तरह पता है। तो फिर जाओ, खेत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चंपा ने प्रणाम किया और अपने पिता के साथ वहां से निकल गई। घर लौटते समय हरिया चुप था। पिताजी, आप इतने चुप क्यों हैं? बेटी, इस बार जमींदार ने ऊपर, नीचे और बीच तीनों हिस्से अपने नाम कर लिए हैं। पिताजी, उसने खेत के हिस्से तो बांट दिए हैं, अब तू कौन सी फसल लगाएगी? लेकिन उसने ये नहीं कहा कि हमें खेत में सिर्फ एक ही तरह की फसल लगानी होगी। पिताजी, उसने खेत के हिस्से तो बांट दिए हैं। हम इस बार ऐसी चीज उगाएंगे जो उसके हिसाब के बाहर होगी। मतलब तो क्या उगाएंगे? पिताजी, इस बार हम खेत में सिर्फ अनाज नहीं उगाएंगे, तो क्या उगाएंगे? फूल। हाँ पिताजी, और इस बार खेत की फसल सिर्फ हमारे लिए नहीं होगी, हम इसे गांव के मंदिर, बाजार और आसपास के शहर में बेचेंगे। बेटी, तूने फिर कोई रास्ता निकाल लिया। अगले दिन चंपा और हरिया खेत में पहुंच गए। उन्होंने जमीन को अच्छी तरह तैयार किया। इस बार उन्होंने अलग अलग रंगों के फूलों के बीज बोए। गेंदा, गुलाब, चमेली और गेंदे की कई किस्में खेत में लगा गईं। दिन बीतने लगे। चंपा रोज पौधों की देखभाल करती, कभी पानी देती, कभी सूखे पत्ते हटाती, कभी पौधों के आसपास की मिट्टी साफ करती। कुछ ही दिनों में खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आए। फिर उन पर कलियां और एक सुबह खेत रंग बिरंगे फूलों से भर गया। बेटी, क्या जमींदार को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन फूलों का हिस्सा कैसे बांटोगी? हम उसकी जमीन पर ही खेती कर रहे हैं पिताजी। उसकी शर्त के अनुसार फसल का हिस्सा भी उसका ही रहेगा। वो समय आने पर देखेंगे। अरे बेटी, हमारा खेत तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। पिताजी, अब असली काम शुरू होगा। सुंदरपुर के लोगों ने ऐसा सुंदर खेत पहले कभी नहीं देखा था। गांव की महिलाएं फूल देखने आने लगीं। बच्चे खुश होकर खेत के पास खड़े हो जाते। एक दिन पास के शहर का फूल व्यापारी गांव में आया। उसने चंपा के खेत को देखा तो हैरान रह गया। इतने सुंदर फूल, क्या तुम इन्हें बेचोगी? जी,
लेकिन पहले मुझे अपने जमींदार की शर्त पूरी करनी है। अगर फूल इतने अच्छे हैं तो मैं पूरी फसल खरीद सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी जमींदार का हिस्सा तय होना बाकी है। कुछ दिनों बाद रघुवीर सिंह को खबर मिली कि चंपा के खेत में इस बार अनाज नहीं बल्कि फूलों की शानदार फसल हुई है। वो तुरंत मंगला को साथ लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। मालिक, इस बार तो फूलों की फसल देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। मुझे फूलों से क्या मतलब, मेरी शर्त याद है। जी मालिक, ऊपर, नीचे और बीच, तीनों हिस्से आपके हैं। आज चंपा की सारी मेहनत मेरे हाथ में होगी। दोनों खेत के पास पहुंचे। रघुवीर सिंह ने फूलों का विशाल खेत देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, इतने सारे फूल! मालिक, इस बार तो आप मालामाल हो जाएंगे। रघुवीर सिंह चंपा की ओर बढ़ा। कहो चंपा, इस बार क्या चाल चली है? कोई चाल नहीं मालिक, आपकी शर्त के अनुसार आपकी फसल तैयार है। बहुत अच्छा, अब मेरा हिस्सा अलग करो। बिल्कुल मालिक, लेकिन पहले आप अपनी शर्त दोबारा बता दीजिए। ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का हिस्सा मेरा और बीच का हिस्सा भी मेरा। तो आप अपना हिस्सा ले जाइए, लेकिन मालिक एक बात का ध्यान रखिएगा, फूल तोड़ने के बाद पौधे भी आपके होंगे और पौधों की जड़ें। ठीक है मालिक? फिर इस खेत में जो कुछ है वो सब आपका ही हुआ। चलो मजदूरों, जल्दी करो, फूलों को तोड़ना शुरू करो। आज इस खेत की सारी कमाई मेरी होगी। चंपा ने पास खड़े शहर के व्यापारी को बुलाया। व्यापारी अपनी गाड़ी लेकर खेत के बाहर खड़ा था। चंपा बेटी, क्या फूल तैयार हैं? जी, लेकिन पहले जमींदार साहब से पूछ लीजिए। क्या मैं फूल खरीद सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, ये सारी फसल मेरी है। तो कितने रुपए में बेचेंगे? रघुवीर सिंह ने सोचा। उसे फूलों की कीमत का ज्यादा अंदाजा नहीं था। तुम ही कीमत बताओ। पूरे खेत के फूलों के बदले मैं आपको 50,000 रुपए दे सकता हूँ। मंजूर है। व्यापारी ने मजदूरों को फूल तोड़ने का आदेश दिया। फूल टोकरियों में भरने लगे। रघुवीर सिंह खुशी से रुपए गिनने लगा। तभी चंपा ने कहा, मालिक, अब एक बात और है। आपने कहा था कि ऊपर, नीचे और बीच का हिस्सा आपका है, तो फूलों से मिलने वाले पैसे भी आपकी ही फसल से आए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अब उन पैसों में मेरा हिस्सा, क्योंकि हमारी मूल ठेके की शर्त में आपने आधी फसल मेरी और आधी अपनी बताई थी। बाद में आपने ऊपर, नीचे और बीच की शर्त जोड़ दी थी, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि पूरी फसल बेचने पर मेहनत करने वाले किसान को कुछ नहीं मिलेगा। चंपा ने गांव के किसानों को वहां बुला लिया। कुछ ही देर में खेत के आसपास कई किसान जमा हो गए। चंपा ने सबके सामने कहा, भाइयों, मैं किसी का हिस्सा छीनना नहीं चाहती, मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ। बिल्कुल बेटी। हम सब ने देखा है कि तूने दिन रात मेहनत की है। ठीक है, तुम्हें कितना चाहिए? जितना हमारा मेहनत का हिस्सा बनता है उतना। रघुवीर ने मजबूरी में 50,000 रुपए में से उचित हिस्सा चंपा को देने की बात मान ली। रघुवीर सिंह को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने चंपा की माफी मांगी। चंपा, आज मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई है। मैं हमेशा ज़मीन को अपनी ताकत समझता रहा, लेकिन यह भूल गया कि इस ज़मीन को उपजाऊ बनाने वाला किसान है। तुम सही कहती हो, मैंने गरीब किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। आज से मैं किसी किसान की मेहनत नहीं छीनूंगा। जिसकी जितनी मेहनत होगी उसे उसका उतना ही हक मिलेगा। मालिक, आपने हम गरीबों को कई सालों तक कमज़ोर समझा, लेकिन किसान कमज़ोर नहीं होता। उसके हाथ में मेहनत है, उसके पास ज़मीन को उपजाऊ बनाने का हुनर है, और सबसे बड़ी बात, उसके पास सच्चाई है। जमींदार ने उसी दिन किसानों से माफी मांगी और उनकी मेहनत का उचित हिस्सा लौटाने का फैसला किया। उसे समझ आ गया कि दूसरों का हक छीनकर कमाया धन कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर मिली सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकती। असली जीत तब होती है जब हमारी सफलता के साथ दूसरों का भी भला हो। स्टोरी पसंद आ गई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि स्टोरी कैसी है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद गाइस।